Good evening, bhai. Myself, Tarun Jain, working in Vidyamandi classes for the last 7 years, mentor of J Advanced AIR 10 and 32, and many more in top 500. Experience 14 years plus. बहुत बार मैं आपको ये इंट्रोडक्शन दे चुका हूं. आई होप आप सारे लोग मुझे जान गए होंगे अब तक, और आई होप आप सारे लोग बिल्कुल ठीक होंगे, सेफ होंगे, घर पे हो गए होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे. सारे लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, नोट्स रिवाइज कर रहे होंगे, और जितना मैं करा रहा हूं उसे हम लोग ध्यान से सुन रहे होंगे. तो अब हमारे पास सीक्वेंस सीरीज लेक्चर 4 है, और अब तक मैं आपके लिए एपी जीपी कवर कर चुका हूं, और एक ट्यूटोरियल में मैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके लिए ले चुका हूं. ठीक है भाई, तो वील स्टार्ट विद नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज द लेक्चर नंबर 4. और इस लेक्चर में मैं आप लोगों को एचपी और एजीपी के बारे में हल्का फुल्का सा आइडिया दूंगा. जैसा कि मैं आप लोगों को बच्चों बार बार सजेस्ट करता हूं कि वीडियो को मूवी की तरह नहीं देखना है, पेन और पेपर लेके बैठना है और मेरे साथ करना है. बार बार बोलता हूं कि भाई इन वीडियोस को बहुत ज्यादा सीरियसली आप लोगों को लेना है. अगर सीरियसली लोगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे, मेरे साथ साथ चलोगे, तो जेई मेंस जेई एडवांस बहुत आसान लगेगा, बहुत इजी लगेगा. आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आ जाएगा. ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एंड दैट इज आर, नोट कर लीजिए भाई, हार्मोनिक प्रोग्रेशन. हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और हम इसको शॉर्ट फॉर्म में एचपी बोल दिया करेंगे. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन को. देखते हैं एचपी क्या होता है, किस तरीके से डील करते हैं. ठीक है, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में एचपी में सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, सारे लोग मेरे साथ लिखेंगे. पॉइंट नंबर 1 इज इफ A1, A2, A3, A4 up to AN are in HP. मेरे पास n नंबर्स हैं, A1, A2, A3 अप टू AN. अगर वो HP में है तो आपको हमेशा क्या बोलना है? देन 1 अपॉन A1, 1 अपॉन A2, 1 अपॉन A3, 1 अपॉन A4 अप टू 1 अपॉन AN आर इन AP. मुझे लगता है टॉपिक सिंप्लीफाई हो गया, और मैंने बताया है कि भाई अगर A1, A2, A3, A4 अप टू AN अगर HP में है तो उनके जो रेसिप्रोकल होंगे, उनके जो उल्टे होंगे, 1 अपॉन A1, 1 अपॉन A2, 1 अपॉन A3, 1 अपॉन AN, वो सारे के सारे AP में होंगे. तो कहने का मतलब जितने भी हम लोग एचपी के सवाल करेंगे वो सारे के सारे सवाल किसके होंगे? एपी के सवाल होंगे. तो आपको ध्यान रखना है while solving any problem of HP, आप क्या सॉल्व करेंगे? एवरी प्रॉब्लम ऑफ एपी. आप लोग एपी का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है. चलो इसी बात को ध्यान में रखते हुए पॉइंट नंबर 2 लिखते हैं और देखते हैं क्या होता है. हाँ, इफ ए बी सी आर इन एचपी. भाई मैंने आपको सवाल में 3 नंबर्स दे दिए. कौन कौन से? एबीसी. किसमें? एचपी में. आप लोग बताओ क्या बोलोगे? सबसे पहली बात क्या बोलोगे? आप लोग बोलोगे देन क्या? 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी आर इन एपी. आप तो तुरंत ये बोल दोगे. और अब मुझे ये बताओ, मैंने आपको एपी में क्या बताया था कि जब भी 3 नंबर, इसे छोड़ो, 3 नंबर ए बी सी एपी में है तो क्या लगाते हैं? टू बी इक्वल टू ए प्लस सी.
ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स। तो बेटा आप मुझे बताइए भाई यहां पर कि अगर 1/a 1/b 1/c AP में है तो क्या रिजल्ट होगा? ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म यानी ट्वाइस ऑफ 1/b इक्वल टू सम ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स। कितना? 1/a प्लस 1/c। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया बच्चों? बिल्कुल समझ में आ गया। थोड़ी सी अगर कैलकुलेशन करूं तो आप लोग क्या लोगे? एलसीएम। जैसे ही एलसीएम लिया, नीचे आया AC और ऊपर आया A प्लस C। और बताओगे बच्चा ये किसकी वैल्यू हुई? 2/b की। हो गई भाई? तो मैं आपसे चाहूंगा थोड़ी सी कैलकुलेशन करो और कैलकुलेशन करके मेरे लिए b निकाल दो, मेरे लिए b निकाल दो। आप ही बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और चेक करो b क्या निकल कर आ रहा है। b इज कमिंग आउट टू बी 2AC अपॉन a प्लस c, जो कि आपको अब से याद रखना है। आपको ये याद रखना है। रख सकते हो भाई याद? बिल्कुल याद रख सकते हैं। अब रिकॉल करो, अगर 3 नंबर A B C AP में है तो हमेशा क्या लगाना है? 2B इक्वल टू A प्लस C। अगर 3 नंबर A B C GP में है तो क्या लगाना है? B स्क्वायर इक्वल टू AC। और अगर 3 नंबर A B C HP में है तो हमेशा क्या लगाना है? B इज इक्वल्स टू 2AC अपॉन A प्लस C। और इनके अलावा जितने भी सवाल आए, HP के सवाल आए, आपको उसे किसका सवाल बना देना है? AP का सवाल बना देना है। तो HP का एज जनरल कोई भी फॉर्मूला हमारे पास नहीं आएगा। ठीक है भाई? पॉइंट नंबर 3। तो ऐसा करते हैं, HP के रिगार्डिंग एक पॉइंट हम लोग और लिखते हैं। ठीक है भाई? पॉइंट नंबर 3, और ये पॉइंट भी हम लोग पहले लिख चुके हैं, एक बार और लिखा देता हूं। इफ A1 A2 A3 A4 अप टू AN, ये मैंने सवाल में दिए कि ये सारे के सारे नंबर्स N नंबर्स HP में है। तो बेटा जैसे ही मैंने बोला ये HP में है तो बेटा आप लोग क्या बोलोगे? देन बोलो भाई 1/A1 1/A2 1/A3 1/A4 1/AN किसमें है? AP में। अब आप लोग रिकॉल करो, मैंने AP में क्या पढ़ाया था कि 3 नंबर AP में हो तो डायरेक्टली फॉर्मूला है, लेकिन 3 से ज्यादा नंबर कभी कोई बोले AP में है तो क्या कहा था? जस्ट इक्वेट द कॉमन डिफरेंस। याद आया? बोला था, पहली बार नहीं बता रहा हूं, बोला था। क्या बोला था? इक्वेट द कॉमन डिफरेंस। कि भाई आप लोग कॉमन डिफरेंस को इक्वेट कर दो, और कुछ तो कर नहीं सकते। तो कॉमन डिफरेंस बोले तो T2 माइनस T1, यानी 1/A2 माइनस 1/A1 इक्वल टू T3 माइनस T2 1/A3 माइनस 1/A2 एंड सो ऑन। बेटा जी लास्ट में क्या आएगा? 1/AN माइनस 1/AN माइनस 1। और ये सब के सब किसके बराबर होंगे? D। D किसको बोलते हैं भाई हम लोग? कॉमन डिफरेंस। तो मतलब HP बहुत आसान सा टॉपिक है, एक बार जल्दी से रिवाइज करा देता हूं। सुन लीजिए कि भाई HP का कोई भी सवाल बच्चा आपके पास आ जाए तो आपको वो सवाल AP का ट्रीट करना है। दूसरी बात, अगर कोई आपको बोले कि ABC HP में है तो आपको हमेशा फॉर्मूला लगा देना है। क्या? B इक्वल्स टू 2AC अपॉन A प्लस C। अगर कोई आपको 3 से ज्यादा नंबर
लेट से 4 नंबर, 5 नंबर, n नंबर अगर HP में बोले, तो आप क्या ट्रीट करोगे कि उनका रेसिप्रोकल AP में है, और AP में अगर 3 से ज्यादा नंबर होते हैं तो कोई मेरे पास डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं होता है, तो मैं क्या करता हूं, सिर्फ कॉमन डिफरेंसेस को इक्वेट कर देता हूं। और ये सारा मैं आपको AP में बता चुका था। तो कहने का मतलब HP में देयर इज नो एज सच फॉर्मूला। HP का प्रॉब्लम इनफैक्ट AP का प्रॉब्लम होगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलो ऐसा करते हैं, एक दो बेसिक एग्जांपल से समझने का ट्राई करते हैं। हाँ भाई, थोड़ा सा मैं आपके लिए जूम कर देता हूं इसको। आप लोगों की स्क्रीन पर सवाल है, प्लीज सारे लोग सवाल पढ़िए। इफ थर्ड, सिक्स्थ एंड द लास्ट टर्म ऑफ अ HP are 1/3, 1/5, 3/203 respectively, then find the number of terms। आपको बताना है HP में कुल कितनी टर्म्स हैं। सवाल बिल्कुल तसल्ली से पढ़ेंगे, सवाल बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, देखते हैं। अब बेटा ये बताओ, सवाल में थर्ड टर्म 1/3 दी है, और ये थर्ड टर्म किसकी है, HP की। तो मैं तो सवाल सॉल्व करते वक्त HP लिखूंगा ही नहीं, मैं लिख देता हूं AP। अब आप मुझे बताओ AP की थर्ड टर्म 3 हो गई या नहीं हो गई। पता लगा भाई क्यों हो गई? अगर HP की थर्ड टर्म 1/3 है तो AP की थर्ड टर्म 3 होगी। उल्टा करने को ही तो बोला था, समझ में आ गया। इसके बाद चलो पहले इसकी बात खत्म कर लेते हैं। T3 इज इक्वल टू 3। अब बेटा बताओ, जब भी T3 लिखा, रिकॉल कर लो, AP में फॉर्मूला था कौन सा वाला, TN का। कहा था ना, कोई भी नंबर की टर्म की बात करे तो TN जरूर का फॉर्मूला लगाना होता है। क्या होता है फॉर्मूला, रिकॉल करो, रिकॉल करो। क्या होता है फॉर्मूला, ए मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ AP, AP का ही सवाल सॉल्व करना, प्लस N-1, 3 - 1, 2D। D का मतलब कॉमन डिफरेंस ऑफ AP, AP का ही सवाल सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद HP का सिक्स्थ टर्म 1/5 दिया है, मैं तो HP क्यों पढ़ूंगा, मैं तो AP ही पढ़ूंगा। सिक्स्थ टर्म कितना दिया था, 1/5, किसमें, HP में, तो AP में कितना हो गया, 5। कितना आसान है, इक्वल टू। और अब आई थिंक इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हो, A प्लस 6 - 1, 5D। दोनों को क्या कर दूं भाई लोग, सब्ट्रैक्ट कर दूं। सिखाया था, सिखाया था, रिकॉल करो कि भाई ये इक्वेशन और AP के सवाल में तो हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट। क्या मिलता है, D, डाल देते हैं, क्या मिलता है, A, उसके बाद तो कुछ भी पूछ ले। सही है भाई, तो भाई सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। कोई मुझे बताएगा अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो इस तरफ कितना आ गया, -2, A से A कैंसिल, 2D - 5D - 3D, D बेटा कितना आ गया, 2/3। यानी मुझे AP का कॉमन डिफरेंस मिल चुका है। और अब इस D को जहां मर्जी आए डाल देते हैं। चलो फर्स्ट में ही डाल देते हैं। हाँ भाई, फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 3। हाँ भाई, A प्लस 2D, D निकाल चुके हैं, 2/3, 4/3। ये तो बच्चा सिर्फ और सिर्फ क्या चल रही है, कैलकुलेशन। तो बताओगे A हमारे पास क्या आ गया, 3 - 4/3। करके देखो, मेरे हिसाब से ये 5/3 आ रहा है। 3 - 4/3, हाँ 5/3 आ गया है। अब बेटा ये बताओ, आपको A मिल गया, आपको D मिल गया, और AP में अगर A और D मिल जाए तो इससे अच्छा काम
क्या होता है। ठीक है, अब तक हमने एक इंफॉर्मेशन नहीं पढ़ी, क्या? लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को हम जनरली कौन से नंबर की टर्म बोल देते हैं? nth टर्म। nth टर्म, लास्ट टर्म, कौन से नंबर की टर्म? nth टर्म। हाँ भाई, वो लास्ट टर्म कितनी दे रखी है? 3/203। बट ये तो लास्ट टर्म किसकी है? एचपी की। हम तो सवाल किसका कर रहे हैं? एपी का। तो उल्टा कर दे, लगा दो फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला? ये तो पता है, किसी भी नंबर की टर्म लिखनी होती है तो फॉर्मूला ही लगाते हैं, फॉर्मूला ही लगाते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? ए, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, दैट इज 5/3 प्लस n-1। वही तो निकालना है कि कितने नंबर टर्म्स हैं, डी, और डी कितना है? 2/3। बस अब हल्की फुल्की सी कैलकुलेशन सब मेरे साथ करेंगे। हाँ भाई, ये 5/3 इस तरफ आ चुका है, तो 203/3 माइनस 5/3। भाई मेरी भी हेल्प करना सारे लोग। 198/3 इक्वल टू n-1 इंटू 2/3। आ गया। 3 से 3 क्या हो गया? कैंसिल। 2 से 198 कैंसिल। तो चेक करिए, n-1 की वैल्यू क्या आ गई? 99। n की वैल्यू क्या आ गई? 100। इसका मतलब हम लोगों ने क्या निकाल दिया कि भाई 100 टर्म्स आर इन एपी। हमने तो सवाल किसका सॉल्व किया? एपी का। और एपी में कितनी टर्म थी, कितनी टर्म आई? 100। और सवाल अब बताओ किसका था? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। सवाल पूरा का पूरा एचपी का था। हमने तो पूरा सवाल एपी में सॉल्व कर दिया, और एपी में कितनी टर्म्स आई? 100। अब यार ये गलती मत कर देना कि बोल दो एचपी में 1/100 टर्म है। ये तो कॉमन सेंस है। एपी में अगर 100 टर्म है तो एचपी में भी 100 ही टर्म होंगी। अंतर समझ में आता है? बस एचपी और एपी में कितना सा है? रेसिप्रोकल का। तो खुद बताओ, अगर एपी में 100 टर्म्स हैं तो एचपी में भी 100 टर्म्स हैं। नंबर ऑफ टर्म्स तो 100 ही रहनी है भाई। 100 टर्म्स आर इन एचपी। ठीक है भाई, तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइनली कितना आ गया भाई हमारे पास? नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास फाइनली कितना आ गया? सारे लोग बताओ। 100 आ गया। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी से बताता हूं कि जितने भी सवाल एचपी के होते हैं वो इनफैक्ट सवाल एपी के होते हैं। और एपी में तो मैं आपको बहुत सारे सवाल ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूं। ठीक है, हम लोग एपी का सवाल ट्रीट करेंगे। चलो एक सवाल और करते हैं और क्लियरिटी आ जाएगी। मैं आपके लिए पहले जूम कर देता हूं, तमीज से एक बार सवाल पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे और बच्चा फिर सॉल्व करेंगे। इफ mth term of HP is n and nth term of HP is m, find its m plus nth term। ठीक है, हाँ, अब ये बताओ सवाल किसका है? एचपी का। किसका है? एचपी का। तो सॉल्व करते वक्त मैं एपी का सवाल सॉल्व करूंगा, अभी बताया। अब मुझे ये बताओ एचपी की mth टर्म क्या है? n। तो एपी की mth टर्म क्या होगी? 1/n। रेसिप्रोकल। आ गया भाई? कोई दिक्कत नहीं है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल सही बात। अब मेरे को ये बताओ, एपी का सवाल है, mth टर्म लिखनी है, तो भाई कहा था ना कोई भी टर्म लिखनी हो तो क्या लगाते हैं? फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है? रिकॉल करो, रिकॉल करो। ए प्लस
m-1 इंटू डी। ये आई थिंक हमको समझ में आ गया होगा। ए क्या है? फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। डी क्या है? डी क्या है? कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। आता है भाई सबको? बिल्कुल आता है। अब nth टर्म m है, किसकी? HP की। पर हम तो सवाल किसका सॉल्व कर रहे हैं? AP का। nth टर्म m है, तो nth टर्म क्या हो गई? 1/m। लगा दो फॉर्मूला। क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। और अब क्या बताया था कि भाई सवाल अगर एपी का हो तो इन दोनों को क्या किया जाता है भाई लोग? सब्ट्रैक्ट किया जाता है। और अब बताओ, जैसे ही मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा, इस तरफ क्या आया? 1/n माइनस 1/m। उस तरफ सब्ट्रैक्ट करते वक्त ए से ए क्या हो गया? कैंसिल। और बताओगे जब ये और ये सब्ट्रैक्ट किया तो क्या कॉमन आ गया? डी। पहले क्या है? m-1 और फिर क्या है? माइनस ऑफ n-1। इससे धीरे तो नहीं चलेंगे, बहुत आराम आराम से चल रहे हैं, तो प्लीज चेक करिएगा। डी के साथ यहां पे m-n आ गया। ये तो समझ में आता ही है, बच्चों वाला काम है, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो सारे लोग एलसीएम ले लो। m-n अपॉन mn। m-n और m-n क्या हो गया? कैंसिल। तो बताइए d की वैल्यू क्या आ गई? 1/mn। तो कॉमन डिफरेंस एपी का क्या मिल चुका है? 1/mn। और ये कोई पहली बार तो कर नहीं रहे, कॉमन डिफरेंस आ गया तो किसी भी पहले में या दूसरे में पुट करते करते ही फर्स्ट टर्म आ जाएगा ना बच्चा? मुझे यकीन है आप सारे लोग निकाल लोगे। निकालते हैं क्या? a प्लस m-1 इंटू डी। और डी हमने निकाला 1/mn इक्वल टू 1/n। और मैंने आपको एपी की पहली पहली क्लास में एक कैलकुलेशन बताई थी। क्या बताई थी? याद करो। ऊपर दो टर्म्स, नीचे एक टर्म, सेपरेट द टर्म्स इफ टर्म्स आर गेटिंग कैंसिल्ड आउट। तो बताओ, जब मैं इसे सेपरेट करूंगा तो m कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। इसका मतलब सेपरेट करना लॉजिकल है। तो क्या आया? a प्लस, हाँ भाई, सेपरेट करने पर क्या आया? m/mn, यानी 1/n माइनस 1/mn इक्वल टू 1/n। बेटा ध्यान से देखो, 1/n कैंसिल हो गया। और चेक करो सारे लोग भाई कि a भी 1/mn आ गया। हाँ भाई, ये जो d निकाला दिस इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। ये जो a निकाला दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। और मैं तो पूरा सवाल पहले एपी के लिए ही सॉल्व करूंगा। अब उसने मेरे से कौन से नंबर की टर्म पूछी? m प्लस nth नंबर की टर्म पूछी। निकाल देते हैं। कौन सा बड़ा काम है? m प्लस nth नंबर की टर्म पूछना चाह रहा है। और ये तो बताया था एपी का सवाल ही चल रहा है, किसी भी नंबर की टर्म पूछे क्या लगाते हैं? फॉर्मूला। क्या होगा? a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू टी। पुट द वैल्यूज नाउ। a की जगह 1/mn प्लस m प्लस n माइनस 1 एज इट इज। और d की जगह 1/mn। और फिर वही का वही फंडा, ऊपर 3 टर्म, नीचे एक टर्म। और सेपरेट करने पर यहां m कैंसिल हो रहा है, यहां n कैंसिल हो रहा है। तो सेपरेट करने से अच्छा काम और कोई नहीं होगा।
तो प्लीज ध्यान से देखिए, टी एम प्लस एन क्या आ गया, 1/mn। ये जस्ट मैंने कॉपी किया है, m/mn यानी 1/n, n/mn यानी 1/m माइनस 1/mn। 1/mn एंड 1/mn इज कैंसल्ड आउट, और समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा एलसीएम तो ले ही लेते हैं। ये कौन से नंबर की टर्म आ गई, m प्लस n, और ये किसकी टर्म आई, एपी की। क्योंकि मैं तो पूरा सवाल किसका सॉल्व करता हूं भाई, एपी का सॉल्व करता हूं। और अब बताओ, एपी की अगर कोई टर्म ए हो, या एपी की कोई भी टर्म अगर 10 हो, तो एचपी की वही टर्म क्या होगी, 1/10। तो मुझे लगता है आपको एचपी की m प्लस nth टर्म mn/m प्लस n मिल गई। आया या नहीं आया, मुझे लगता है बहुत आराम से सवाल आ गया होगा। कितनी बार मैंने आपको बता दिया है कि एचपी का कोई सवाल आए, स्टार्टिंग तो एपी के सवाल से ही करनी है। पूरा एपी का सवाल सॉल्व कर दिया, एपी की m प्लस nth टर्म ये आ गई, उसने मेरे से एचपी की m प्लस nth टर्म मांगी, उल्टा कर दो, आ गई एचपी की m प्लस nth टर्म, हो गया भाई सवाल। आया या नहीं आया, तो मैंने सिर्फ ये कहा है कि एचपी में एज सच कोई फॉर्मूला नहीं है, सारा सवाल एपी का ही होगा। ठीक है, एपी ही प्रैक्टिस हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम से। चलिए एक सवाल और करते हैं, और ये सवाल हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये कई बार अलग अलग तरीके से आपको सवाल दिखेगा। कभी आपको 4 टर्म्स के लिए दिखेगा, कभी 5 टर्म्स के लिए दिखेगा, कभी 10 टर्म के लिए दिखेगा, कभी n टर्म्स के लिए दिखेगा, कभी एपी में दिखेगा, कभी एचपी में दिखेगा। जैसे ये सवाल पढ़ते हैं, ध्यान से देखते हैं। चलो पहले जूम कर देता हूं, एक बार पढ़ो। इफ a1 सॉरी if a1 a2 a3 a4 up to an are in HP, सवाल HP का है, then prove that, हमें ये रिलेशन प्रूफ करना है, इक्वल्स टू n-1 a1 इंटू an। करेंगे, कौन सी बड़ी बात है, करेंगे भाई। चलो मेरे साथ साथ करेंगे, सब लोग करेंगे, करें, करते हैं। चलो ये बताओ, ये टर्म्स किसमें है, दोबारा बताओ, ये टर्म्स किसमें है, एचपी में। मैं तो सवाल किसका सॉल्व करता हूं, एपी का, मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे एपी का। अब बताओ एचपी में कौन कौन सी टर्म है, A1 A2 A3 an, ये एचपी में है। तो बताओ एपी में क्या क्या हो गई, 1/A1 1/A2 1/A3 1/A4 अप टू 1/an, ये किसमें हो गई भाई, आया या नहीं आया, बिल्कुल आया, एपी में हो गई। अब रिकॉल करो, क्या कहा था कि अगर 3 टर्म्स एपी में दी जाएं तो हमेशा 2b इक्वल टू a प्लस सी लगा दो। लेकिन 3 से ज्यादा टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म या n टर्म एपी में दी जाएं तो क्या करने को बोला था, जस्ट इक्वेट द कॉमन डिफरेंस, आप सबको कॉमन डिफरेंस के बराबर इक्वेट कर दो। करें, कोई बताएगा T2 माइनस T1,
यानी 1/A2 माइनस 1/A1 इक्वल टू T3 माइनस T2, 1/A3 माइनस 1/A2। चलो एक और लिख लेते हैं, T4 माइनस T3, 1/A4 माइनस 1/A3। चलो मेरे साथ साथ लास्ट वाला टर्म लिखो, क्या? 1/AN माइनस 1/AN माइनस 1। ठीक है भाई, क्या कहा था? जस्ट इक्वेट द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, मैं अब से आपको एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन सिखा रहा हूं, और ये कैलकुलेशन आप किसी भी सवाल में कर दिया करना। क्या क्या अगर आपके पास 1 2 3 4 5 बहुत सारे इक्वल टू लिखे हों, 1 2 3 4 5, आपके पास अगर बहुत सारे इक्वल टू लिखे हुए हों, 2 3 4 इक्वल टू लिखे हुए हों, 1 2 3 4 5 बहुत सारे इक्वल टू लिखे हुए हों, तो आप सबसे पहले इसे सबको किसी के इक्वेट कर दो। मैंने किसके इक्वेट कर दिया? डी के इक्वेट कर दिया। और ऐसा करने के बाद इंडिविजुअल टर्म को कहने का मतलब, जैसे कि ये फर्स्ट टर्म जो है क्या है, 1/A2 माइनस 1/A1 इक्वल टू डी के बराबर करिए। फिर इसको भी डी के बराबर करिए, फिर इसको भी डी के बराबर करिए, फिर इसको भी डी के बराबर करिए। तो समझ लीजिए, एक एग्जांपल और देता हूं। मान लो कहीं आपके पास लिखा हुआ है x/a इक्वल टू, एपीजीपी छोड़ो, कहीं भी लिखा हुआ है, लेट से ये लिखा है a माइनस एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल्स टू बी माइनस वाई अपॉन क्यू वाई इक्वल टू सी माइनस जेड अपॉन आर जेड। तो पता है अगला स्टेप आपका क्या होगा? इन सबको के बराबर मान लो। फिर पहले को के बराबर कर दो, a माइनस एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल टू के। फिर दूसरे को भी के बराबर कर दो, और फिर तीसरे को भी के बराबर कर दो। तो ये कैलकुलेशन अब से हमने डेवलप की है, आपने डेवलप की है बच्चा, और आप अब हर कोई इस कैलकुलेशन को पक्के से लगा पाएगा। क्या कैलकुलेशन? 1 2 3 4, 2 3 4 इक्वल टू लगे हों तो सबको किसी के बराबर मान लो। मैंने तो डी के बराबर ही मान लिया, क्यों? आपने ही तो बोला कॉमन डिफरेंस इक्वेट करो। और उसके बाद हर टर्म को, इसको भी डी के इक्वेट करो, इसको भी डी के इक्वेट करो, इसको भी डी के इक्वेट करो, सबको डी के इक्वेट करो। इस सवाल में पहली बार सीखा है, और अगली ट्यूटोरियल जब लूंगा तो वहां पे ये कैलकुलेशन बहुत बार करूंगा। देखें, देखते हैं, चलो करेंगे अभी। हाँ भाई, तो हमने इसको डी के बराबर कर दिया, कर दिया। बेटा अब ये बताओ, जैसे डी के बराबर किया, मुझे तो लगता है बच्चा आपको अभी आगे क्या करना है समझ में आ रहा होगा। आई थिंक मैं किसी भी ठेले वाले को भी बताऊं तो हमें समझ में आता है कि वो क्या ले लेगा, एलसीएम लेगा ना, एलसीएम। A1 A2 ऊपर क्या आया, A1 माइनस A2, और इक्वल टू में क्या आया, D। अब देखते हैं कैलकुलेशन किस डायरेक्शन में जाएगी। अब आप बताओ, आपको सवाल में क्या चाहिए था? प्रूव दैट A1 इंटू A2 चाहिए था। तो ढूंढ लो कहीं आपने A1 इंटू A2 बना दिया या नहीं बना दिया, बना दिया। A1 इंटू A2 चाहिए था, तो निकाल दो भाई सारे लोग A1 इंटू A2। क्या आ गया A1 इंटू A2? A1 माइनस A2 बाय D। समझ में आया या नहीं आया? इस तरीके से कैलकुलेशन चलती है भाई। हाँ, क्या कहा था? बहुत सारे इक्वल टू हों तो डी के बराबर माना, इस पहले को डी के बराबर करा, अब दूसरे को भी डी के बराबर ही करेंगे। इसी सवाल में नहीं, हर सवाल में ये 2 3 इक्वल टू होते हैं, तो ऐसे ही कैलकुलेशन चलती है। 1/A3 माइनस 1/A2 इज D।
क्या लेना पड़ेगा बच्चा? एलसीएम। क्या आएगा बच्चा? A2 A3। ऊपर क्या आएगा बच्चा? A2 माइनस A3। जैसे ही लिया, अब खुद बताओ सवाल में ये चाहिए, ये चाहिए या ये चाहिए? मुझे तो साफ साफ पता लग रहा है कि मुझे सवाल में A2 A3 चाहिए, मुझे सवाल में A2 A3 चाहिए। तो A2 A3 लिख देते हैं। क्या आया बच्चा? क्रॉस मल्टीप्लाई करके A2 माइनस A3 बाय D। समझ में आ गया? अगली टर्म भले ही नहीं लिख रहा हूं, बस अब किसको लिख देते हैं? लास्ट टर्म को। बताओ, लास्ट टर्म भी तो डी के बराबर है ना? बिल्कुल है। करो सारे लोग। 1/an माइनस 1/an माइनस 1 इक्वल टू डी। थोड़ा टाइम बचा लें। जब ये बताओ ऊपर दो कैलकुलेशन कर चुके हो तो ये तो कर ही सकते हो। क्या आएगा बच्चा? an माइनस 1 इंटू an इक्वल टू an माइनस 1 माइनस an अपॉन डी। और मुझे लगता है ये कैलकुलेशन सारे लोग प्यार से बिल्कुल कर पाएंगे। कर पाएंगे? दिखा देता हूं। एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे, ले लोगे ना एलसीएम भाई, और फिर ये चाहिए तो ये आ गया होगा। अब मैं नहीं कर रहा, जैसा जैसा सवाल बोल रहा है वैसा वैसा कर रहा हूं। अब बेटा सवाल ने बोला कि A1 A2 A2 A3 an माइनस A1 an को सबको ऐड कर। तो इन सबको क्या करने की बोल रहा है भाई वो? इन सबको क्या करने की बोल रहा है भाई वो? ऐड। तो सारे लोग इनको ऐड कर दीजिए। कर दें? और अब आप मुझे बताओ, अगर आप सारे लोग इन्हें ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा? A1 A2 प्लस A2 A3 प्लस A3 A4 और अप टू an माइनस 1 an। चलो सारे लोग ऐड करो। A1 A2 प्लस A2 A3 और लास्ट में क्या था? an माइनस 1 इंटू an। हाँ भाई लोग, आपने सबको क्या किया है? ऐड। और अब खुद बताना, ध्यान से देखना, ये काम अब सीक्वेंस सीरीज में पहली बार हुआ है और ये 2-3 क्लास बाद ये काम होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। क्या काम? देखते हैं। जब मैंने इन सबको ऐड किया तो ध्यान से देखो, A2 वाली टर्म इस A2 से कैंसिल हो गई। फिर ये A3 वाली टर्म पता है अगले A3 से कैंसिल हो जाएगी। मैंने बहुत सारी टर्म बीच में नहीं लिखी है ना भाई, तो दोबारा बताओ। A2 वाली A2 से कैंसिल, A3 वाली A3 से कैंसिल, तो ये वाली इससे कैंसिल। और खुद बताओ कैंसिल कौन कौन सी नहीं हुई? दिख रही हैं कैंसिल होने से कौन कौन सी बच गई? कौन कौन सी? A1 और an। इसे हम लोग बोलते हैं डायगोनल कैंसिलेशन। और डायगोनल कैंसिलेशन का मतलब, अगर एक टर्म यहां बचती है, यहां बचती है, तो एक टर्म यहां बचेगी। और अगर एक टर्म यहां बचती है तो एक टर्म यहां बचेगी। वही हो रहा है। ऐड करने पर ये इससे कैंसिल हो गया, ये अगले से कैंसिल हो जाएगा, ये इसके पहले वाले से कैंसिल हो जाएगा। डायगोनली कैंसिल होता जा रहा है। तो एक टर्म दिख रही है सबसे ऊपर A1 और एक बिना कैंसिल हुई दिख रही है सबसे नीचे an। तो बताओगे बेटा ऐड करने पे क्या आ गया? A1 माइनस an बाय डी। मुझे लगता है ये सबको आराम से आ गया होगा। बिल्कुल आ गया होगा। देखते हैं हमारा सवाल खत्म या नहीं। उसने मेरे से ये पूछा था, तो ये तो मैं निकाल चुका हूं, लेकिन ये रिजल्ट A1 माइनस an अपॉन डी आया है। मुझे तो A1 an और n माइनस 1 निकालना है। तो सोच के बताओ किसको हटाना है? सोच के बताओ किसको हटाना है? डी को हटाना है। किसको हटाना है? डी को। ध्यान से बताना,
भले ही मैं अगला पेज ऐड कर देता हूं, ध्यान से बताना। टू एलिमिनेट डी, डी को हटाना है। डी क्या था? डी क्या था? एपी का कॉमन डिफरेंस। अब सुनिए, डी बहुत कुछ है। डी जो है वो 1/A2 - 1/A1 भी है। डी को ये भी डाल सकते हैं। डी 1/A3 - 1/A2 है। डी को ये भी डाल सकते हैं। डी 1/AN - 1/AN - 1 है। डी को हम ये भी डाल सकते हैं। बट खुद बताओ, अगर आप डी को 1/A2 - 1/A1 डालोगे तो यहां रिजल्ट में A2 और A1 आ जाएंगे। डी को अगर आप 1/AN - 1/AN - 1 डालोगे तो रिजल्ट में AN - 1 और AN आ जाएंगे। तो खुद बताओ, डी को सिर्फ और सिर्फ किसके टर्म में लाना है? सोच के बताओ। आपके पास ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ A1 और AN के फॉर्म में है। आपको सवाल से डी हटाना है। डी बहुत तरीकों से हट सकता है, बट डी सिर्फ और सिर्फ किस टर्म में लाना है? A1 और AN के टर्म में। यानी मुझे डी हटाना है, बट डी इन टर्म्स ऑफ सिर्फ क्या आना चाहिए? A1 एंड AN, क्योंकि ऑप्शन में सारा ऑप्शन A1 और AN के फॉर्म का ही है। अब सोचते हैं क्या? डी को A1 और AN के फॉर्म में लाना है। A1 का मतलब फर्स्ट टर्म, AN का मतलब लास्ट टर्म। तो यानी एपी, दोबारा देख लो, डी को A1 और AN के फॉर्म का लाना है। आपको ये तो पता है सवाल एपी का चल रहा था। अब ये बताओ, एपी का फर्स्ट टर्म क्या था? 1/A1। और एपी का लास्ट टर्म क्या था? 1/AN। ठीक है भाई, एपी का फर्स्ट टर्म तो था 1/A1। लास्ट टर्म एपी का जो था दैट इज 1/AN। ठीक है, आपने बोला कि मैं डी को हटाऊंगा और डी को सिर्फ और सिर्फ A1 और AN के टर्म्स में हटाऊंगा। तो सोच के देखो, एपी के किस फॉर्मूले में, सोच के देखना, एपी के किस फॉर्मूले में फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आता है? एपी के दो तीन ही तो फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है सम का, n/2 2a + n - 1 * d, इसमें लास्ट टर्म नहीं आती। फिर होता है n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, इसमें d नहीं आता। और एक होता है tn, a + n - 1 * d। tn is the last term, a is the first term, d is the common difference। यानी एक ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिसमें लास्ट टर्म भी आती हो, फर्स्ट टर्म भी आती हो और कॉमन डिफरेंस भी आता हो। कैसे देखो क्लिक कर रहा है? ये नहीं कि सॉल्यूशन पढ़ा और कर दिया ना, रैंडमली नहीं चलना है। tn लास्ट टर्म 1/AN, a फर्स्ट टर्म 1/A1 प्लस n - 1 इंटू d। बेटा यहां से क्या हटाना था हमको? क्यों कर रहे हैं? d को हटाने के लिए। तो क्या निकालेंगे? d। और d निकाल के कहां डाल देंगे? d निकाल के यहां डाल दिया जाएगा। तो चलो सारे लोग पहले d निकालेंगे। हाँ, 1/AN - 1/A1 इक्वल टू n - 1 इंटू d। सबको पता है, हल्का फुल्का सा एलसीएम लोगे, क्या आएगा? A1 - AN अपॉन A1 AN। सबने एलसीएम ले लिया। A1 - AN अपॉन A1 AN, n - 1 को भी नीचे ले आते हैं, इक्वल टू d। खटा, कोई दिक्कत नहीं,
बिल्कुल दिक्कत नहीं। क्यों निकाला था? डी को हटाने के लिए। ऐसा करते हैं, जो हमने पीछे कॉपी किया था, लिखा हुआ था, सॉरी, जो पीछे लिखा हुआ था उसे जस्ट कॉपी कर रहा हूं। तो इसे सारे लोग कॉपी कर दो। क्या है? A1 A2 प्लस A2 A3 AN माइनस 1 AN। लिख रहा हूं, मेरे साथ साथ लिखिए। A1 A2 प्लस A2 A3 अप टू लास्ट में क्या था? AN माइनस 1 इंटू AN, और इक्वल टू में क्या था? A1 माइनस AN बाय D। A1 माइनस AN बाय D, और D तुम निकाल चुके हो। A1 माइनस AN, और नीचे वाली टर्म ऊपर चली गई, तो A1 इंटू AN इंटू N माइनस 1। A1 माइनस AN और A1 माइनस AN क्या हो गया? कैंसिल। और चेक करिएगा क्या रिजल्ट आ गया? N माइनस 1 इंटू A1 इंटू AN। यही प्रूफ कराया था। ठीक है, एक बार इसे दोबारा अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि इसमें ऐसी कुछ कुछ कैलकुलेशन आई हैं जो अब से हमारे पास आती रहेंगी। ये टर्म्स एचपी में दी थी, तो हम तो सवाल एपी का करें, और एपी में 3 से ज्यादा टर्म्स एपी में दी जाएं तो हम लोग कॉमन डिफरेंस इक्वेट कर देते हैं। इसी प्रॉब्लम में नहीं, किसी भी प्रॉब्लम में अगर आपको 2-3 बार इक्वल टू दिखे तो आप सबको कुछ के कांस्टेंट मान लिया करो। मैंने यहाँ पे डी कॉमन डिफरेंस मान लिया, और फिर इस पहले को भी डी से इक्वेट करो, दूसरे को भी डी से इक्वेट करो, और लास्ट वाले को भी डी से इक्वेट करो। किया, और हमें सवाल में A1 A2 चाहिए था, तो वो मैंने निकाल दिया। सब निकाल के इन सबको क्या करना था? ऐड करना था। पता है, ऐड करने पर लेफ्ट हैंड साइड में तो हमारा मैच कर गया। जब हमने राइट साइड में ऐड किया तो क्या हुआ बच्चा? A2 A2 से कैंसिल हुआ, A3 अगले वाले A3 से कैंसिल हुआ। दिख रहा है, टर्म्स यूं डायगोनली कैंसिल हो गए। और टर्म्स अगर यूं डायगोनली कैंसिल हो गई तो एक टर्म ऊपर A1 बची, एक टर्म नीचे AN बची। यहां तक हम लोग पहुंच गए, सवाल हमारा हो गया। बट एक दिक्कत थी कि डी को हटाना है। डी को हटाना का तो तरीका ये भी था, ये भी था, ये भी था, ये भी था, बट ऑप्शन सारे के सारे A1 और AN के फॉर्म के लिखे हुए हैं। तो मुझे डी को सिर्फ A1 और AN के टर्म्स में हटाना है। A1 किस में आ रहा है? फर्स्ट टर्म में, एपी के फर्स्ट टर्म में। AN किस में आ रहा है? लास्ट टर्म में। तो हमने एपी का एक ऐसा फॉर्मूला सोचा जिसमें फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आता, और वो फॉर्मूला लगा दिया और सॉल्व हो गया। आया या नहीं आया? बिल्कुल आया। और जैसा कि मैं आपको बार बार बोलता हूं, हमेशा बोलता हूं, जितने प्रॉब्लम्स मैथमेटिक्स में सॉल्व करोगे उतना ही बच्चा हमारे अच्छा रहेगा। ठीक है भाई, बहुत आराम आराम से करेंगे। मैं बार बार बोलता हूं, ट्रीट दिस कोविड-19 एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कि भाई आपको वरदान मिला है कि आपको ऑनलाइन पढ़ने का मौका मिल रहा है, इतने अच्छे वीडियोस देखने का मौका मिल रहा है, वीएमसी से पढ़ने का मौका मिल रहा है। ठीक है भाई, चलो एचपी के सवाल हम लोग और करेंगे, बाद में करेंगे, बिल्कुल करेंगे। सवाल तो बहुत करेंगे। मैं एक टॉपिक और है, उसे और कवर कर लेता हूं। क्या टॉपिक है? अरिथो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हमने एपी पढ़ा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमने जीपी पढ़ा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब हम पढ़ रहे हैं अरिथो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एजीपी। यानी मैं इस टॉपिक में एपी और जीपी दोनों को मिक्स कर दूंगा। इस टॉपिक में मैं एपी एंड जीपी दोनों को मिक्स कर दूंगा। कैसे? देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हाउ टू आइडेंटिफाई whether
the given series is an AGP. ठीक है भाई, किसी गिवन सीरीज को एपी कैसे पहचानते हैं? कॉन्जिक्यूटिव का टर्म्स का डिफरेंस निकाल लेते हैं और अगर वो सेम आ जाता है तो एपी। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो निकाल लेते हैं, सेम आ जाता है तो जीपी। अगर टर्म्स को उल्टा कर दें और उसके बाद कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आ जाए तो वो सवाल एचपी। अब देखते हैं एजीपी कैसे पहचानते हैं। ठीक है, हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर द गिवन सीरीज इज एजीपी और नॉट। ठीक है भाई, हम लोग कैसे पहचानेंगे कि गिवन सीरीज हमारी एजीपी है या नहीं है? ध्यान से पहले लिखते हैं फिर एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, ठीक है। इन द गिवन सीरीज, in the given series, if each term is in the form of multiplication of two parts, one part is in AP and other part is in GP। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है भाई, मैंने बोला कि भाई आपको कोई सीरीज दी और उस सीरीज की हर एक टर्म दो दो पार्ट्स के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखी है, जिसमें हर टर्म का एक पार्ट, लेट्स से पहला पार्ट एपी बना दे एंड दूसरा पार्ट हर टर्म का जीपी बना दे, तो ऐसी सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसी सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं? एजीपी बोलते हैं। नहीं समझ में आया? अभी समझ में आएगा। देखो फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से देखो, फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा। देखें, देखते हैं। एक्स 2x स्क्वायर 3x क्यूब 4x की पावर 4 5x की पावर 5 एंड सो ऑन। अब बेटा ये तो पता है, ये कोई ना कोई सीक्वेंस तो लिखा हुआ है। अब कोई सीक्वेंस लिखा है, मैं अगर आपसे पूछूं ये एपी है या नहीं है, वो तो आपको समझ में आएगा। 2x स्क्वायर माइनस एक्स 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर एपी नहीं है, डिफरेंस सेम नहीं आ रहा। जीपी है या नहीं है? 2x स्क्वायर बाय एक्स 2x, 3x क्यूब बाय 2x स्क्वायर 3 बाय 2x, जीपी भी नहीं है। इनका रेसिप्रोकल कर दें तो क्या वो एपी में है? वो भी नहीं है। इतना काहे को टाइम वेस्ट करना, देखते ही पता लगना चाहिए। देखिए मैं क्या बोला था, इस सीरीज का हर टर्म, इस सीरीज का हर टर्म दो दो पार्ट्स के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है। देख लो भले, सेकंड को देख लो, 2 इंटू एक्स स्क्वायर 3 इंटू एक्स क्यूब 4 इंटू एक्स की पावर 4 5 इंटू एक्स की पावर 5। पहले में भी तो 1 इंटू एक्स है ना यार। और मैंने कहा था कि इन सारी टर्म्स का एक पार्ट कोई एपी बनाए, तो बताओ एपी वाले पार्ट्स इसमें कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 और एक पार्ट जीपी बनाए। बताओ भाई लोग जीपी वाले पार्ट कौन कौन से हैं? एक्स, एक्स स्क्वायर,
एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 5। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा कि किसी भी सीरीज में हर टर्म दो टर्म के मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखी हुई है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू मल्टीप्लाई के फॉर्म। उन मल्टीप्लाई के फॉर्म वाला जो बात कर रहे हैं उसमें एक पार्ट एपी बनाना चाहिए, 1 2 3 4 5 एपी, और दूसरा पार्ट जीपी बनाना चाहिए, एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 5। तो हम ऐसी सीरीज को क्या बोलते हैं? एजीपी। ठीक है, समझ में आया? एक एग्जांपल चलो और दिखाता हूं, दिखा दूं भाई? दिखा देता हूं। पहली टर्म ए आर है, दूसरी टर्म ए प्लस डी इंटू आर स्क्वायर है, तीसरी टर्म ए प्लस 2d इंटू आर क्यूब है, चौथी टर्म ए प्लस 3d इंटू आर की पावर 4 है, एंड सो ऑन। और मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। नहीं आया? बच्चा आ गया सबको? क्या आया? ए इंटू आर, ए प्लस डी इंटू आर स्क्वायर, ए प्लस 2d इंटू आर क्यूब, ए प्लस 3d इंटू आर की पावर 4। हर टर्म दो दो के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है। और देखो, हर टर्म का पहला पार्ट ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d क्या बना रहा है? एपी। तो बेटा एपी वाले पार्ट क्या है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। जीपी वाले पार्ट बेटा क्या क्या है? आर, आर स्क्वायर, आर क्यूब, आर की पावर 4। अभी समझा रहा हूं तो एक बार लिख देता हूं अच्छे से। आई थिंक इतना तो लिखना नहीं है, बट हमें एपी वाला पार्ट और हमें जीपी वाला पार्ट पढ़ना जरूर आना चाहिए। तो आई होप एजीपी आइडेंटिफाई कैसे करते हैं समझ में आ गया होगा। इसे एजीपी नाम क्यों दिया वो भी समझ में आ गया होगा। हर टर्म दो दो पार्ट्स का मल्टीप्लीकेशन है, जिसमें हर टर्म में पहला पार्ट एपी बनाएगा और मल्टीप्लाई का दूसरा पार्ट जीपी बनाएगा। एक पार्ट एपी, एक पार्ट जीपी। ठीक है, इसमें भी एजीपी में भी कोई भी फॉर्मूला नहीं है, कोई भी फॉर्मूला नहीं है, कोई भी फॉर्मूला नहीं है। तो देखते हैं हम लोग एजीपी में और क्या पढ़ेंगे। पढ़े? पढ़ते हैं। तो फॉर्मूला तो नहीं है, बट एक प्रोसेस है। आप अगर बुक्स को देखोगे तो बुक्स में एक एजीपी का फॉर्मूला दिया हुआ है। एक मिनट मैं बात करता हूं। अगर आप लोग बुक्स को देखोगे तो बुक्स में एजीपी के सम का एक फॉर्मूला दिया हुआ है, बट वो सम का फॉर्मूला याद रखना बहुत टफ है। चलो याद कर भी लिया तो एजीपी के जितने सवाल मैं कराऊंगा उसके सिर्फ 10% सवाल उस फॉर्मूले से हो पाएंगे। 90% प्रॉब्लम में तो जो बता रहा हूं वही काम आएगा। तो काहे को याद करें फॉर्मूला? समझे ना भाई? यार हाँ या ना तो बोल दो। समझ गए कि भाई क्या प्रोसेस है, हाउ टू फाइंड द सम ऑफ एजीपी। ठीक है, दो तीन स्टेप्स हैं एजीपी का सम निकालने के लिए। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या? आइडेंटिफाई। यार पहले पता तो लगा लो कि सीरीज एजीपी है, तभी तो आगे के स्टेप्स फॉलो करना। ठीक है, स्टेप 2, जैसे आपने पता लगा लिया कि गिवन सीरीज एजीपी है, तो स्टेप 2 क्या कहता है? स्टेप 2 कहता है राइट इट्स nth टर्म। आपको इस एजीपी की क्या लिखनी है? nth टर्म। अब यार आप लोग बोलोगे कि मैं एजीपी की nth टर्म कैसे लिखूं? तो एजीपी की nth टर्म लिखने के
या फिर आगे भी हम टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें nth टर्म लिखने का एक तरीका तो होता है ऑब्जर्वेशन, यानी अपना कॉमन सेंस। इसकी बात बहुत करेंगे हम लोग बात। और दूसरा तरीका क्या होता है बेटा, आप ही बताओ, आपने क्या बोला, एजीपी का हर टर्म, एजीपी का हर टर्म, एजीपी का हर टर्म दो दो पार्ट्स का मल्टीप्लीकेशन है। एक पार्ट एपी का है और एक पार्ट जीपी का है, तो हम एपी का भी nth टर्म लिखेंगे, एपी का भी nth टर्म लिखेंगे, एंड देन जीपी का भी nth टर्म लिखेंगे, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। आपने ही तो बोला कि भाई हर टर्म एपी, हर टर्म में एक पार्ट एपी का है, तो nth में भी एक टर्म एपी का होगा, एक पार्ट एपी का होगा। हर टर्म में एक पार्ट जीपी का है, तो nth टर्म में भी एक पार्ट जीपी का होगा। और जब एपी और जीपी वाले पार्ट हर बार मल्टीप्लाई थे, तो इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अभी सवाल कराऊंगा तो और ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद स्टेप 3, और ये स्टेप 3 मैं आपको पहले बता चुका हूं, बस आपको याद आना चाहिए। क्या? मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय कॉमन रेशियो ऑफ जीपी। जो जीपी वाले पार्ट है ना, उन जीपी वाले पार्ट का कॉमन रेशियो से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना, एंड रीराइट द सम, और सम को रीराइट करना शिफ्टिंग वन टर्म ईच, शिफ्टिंग वन टर्म ईच। दोनों तरफ जीपी के कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय कॉमन रेशियो ऑफ जीपी एंड रीराइट द सम शिफ्टिंग वन टर्म ईच। अब मैं ये दोबारा नहीं बता रहा हूं, ये मैं जीपी के सम के डेरिवेशन के वक्त आपको बताया था, बिल्कुल बताया था। ठीक है। एंड द लास्ट स्टेप, सबट्रैक्ट। और इसके बाद तो हमारे पास एपी या जीपी कुछ भी आ जाएगी, वो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो चलो जल्दी से बात करते हैं। एजीपी के सवाल में सबसे पहले हमें एजीपी पहचाननी है। एजीपी पहचानने के लिए मैंने बोला कि भाई हर टर्म दो दो पार्ट्स के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखी हुई होगी। एक पार्ट एपी बना रहा होगा, दूसरा पार्ट जीपी बना रहा होगा। ठीक है। पहचानने के बाद अगर सम निकालना है तो आपको उसकी nth टर्म लिखनी है। nth टर्म लिखने के लिए एपी वाले की भी nth टर्म, जीपी वाले की भी nth टर्म, दोनों को मल्टीप्लाई, क्योंकि हर टर्म में एपी वाला पार्ट और जीपी वाला पार्ट मल्टीप्लाई हो रहा था। लास्ट में आपको जीपी का कॉमन रेशियो से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके सम को दोबारा लिख देना है, एक एक टर्म शिफ्ट करके लिखना है। और ये क्या होता है, ये जीपी की डेरिवेशन में बताया था मैंने आपको, बिल्कुल बताया था मैंने आपको। और लास्ट स्टेप में सबट्रैक्ट कर देना है। दोबारा भले बताऊंगा, सबट्रैक्ट जैसे ही करोगे, किसी सवाल में एपी मिल जाए करेगी, किसी सवाल में जीपी मिल जाए करेगी, और इनके सम के फॉर्मूले हमें आते हैं। बिल्कुल भाई, आया या नहीं आया? आ गया। चलो बस एक सवाल और करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में और सवाल कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़ते हैं सवाल। थोड़ा सा जूम कर देता हूं, एक बार पढ़िए। टाइम ले जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे, और ऑप्शन कहां छोड़ेगा वहां मैं छोड़ूंगा। ठीक है। फाइंड सम ऑफ द सीरीज अप टू n टर्म्स। सीरीज नोट कर लो। 1 + 4/5
प्लस 7/5 स्क्वायर प्लस 10/5 क्यूब, प्लस चलती जा रही है अप टू n टर्म्स तक, अप टू n टर्म्स तक। ठीक है, सीरीज दोबारा क्यों लिखी पड़ी है? n टर्म्स तक का सम निकालना है। क्या हम लोगों को सीरीज का सम कोई पूछता है तो पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये एपी है, जीपी है, एचपी है या एजीपी है। आपको पता है ये एपी तो नहीं है, दिस माइनस दिस करोगे, दिस माइनस दिस करोगे, सेम नहीं आ रहा है, करके देख लेना, एपी नहीं है। जीपी T2 अपॉन T1 करोगे, T3 अपॉन T2 करोगे, अपना पता लग जाएगा जीपी है नहीं। रेसिप्रोकल एपी में है क्या? 1 5/4 5 स्क्वायर बाय 7, पता लग जाएगा एपी में नहीं है। इतनी तो बात करनी ही नहीं थी। मैंने क्या कहा था, ध्यान से देखना, आपको दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है। दिख रहा है क्या? क्या दिख रहा है? 1 4 7 10, 1 4 7 10, 1 4 7 10, 1 4 7 10 क्या होते हैं? एपी में होते हैं, एपी में होते हैं। कौन? 1 4 7 10। समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। और ध्यान से देखें तो पता लग रहा है, पहली टर्म 1 into 1 लिखी हुई है यार। हाँ भाई, तो पहली में 1, दूसरी में मल्टीप्लाई में 1/5, तीसरी में 1/5 स्क्वायर, चौथी में 1/5 क्यूब। क्या हम लोगों को समझ में आ गया? मैंने यही बोला था। क्या बोला था? कि हर टर्म दो दो टर्म के मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगी। वो आपको अब से दिख जाए करेगा। 1 4 7 10, फील तो यहीं से आ गया होगा। 1 4 7 10 एपी में है, और ये टर्म जो दिख रही है वो जीपी में है। मैंने कहा था मल्टीप्लाई में, तो 1 into 1 4 into 1/5, 7 into 1/5 स्क्वायर, 10 into 1/5 क्यूब। तो 1 4 7 10 आर इन एपी, 1 1/5 1/5 स्क्वायर 1/5 क्यूब आर इन जीपी। ठीक है, तो बेटा मेरे को बताओ, मैंने आपसे पहचान लिया कि ये सीरीज क्या है, एजीपी। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट, यू हैव आइडेंटिफाइड दैट गिवन सीरीज एन एजीपी। उसके बाद क्या बोला था कि आपको nth टर्म खुद से लिखनी है। लिखेंगे कौन सी टर्म? nth टर्म। देखो हम लोग nth टर्म लिख पाएंगे, दिखाता हूं कैसे। मैंने क्या कहा था nth टर्म लिखने के लिए? आप ही कुछ सोचो। 1 4 7 10, 1 4 7 10 क्या बना रहे हैं? एपी। और आपको क्या लिखनी है? इसकी nth टर्म। क्या हम इसकी nth टर्म नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। एपी का फॉर्मूला याद है ना? ए फर्स्ट टर्म 1 प्लस n-1 इंटू डी। डी देख लो, समझ में आ रहा होगा 3। तो चेक करो क्या आया, सारे लोग चेक करो। 3n-2 आया। सबका आ गया, मेरा भी आ गया, आपका भी आ गया, सब यहां लिखा हुआ है। हाँ भाई, जीपी की टर्म्स देखो, 1 1/5 1/5 स्क्वायर 1/5 क्यूब। क्या हमें जीपी की nth टर्म लिखनी नहीं आती? बिल्कुल आती है। क्या होती है? ए 1, आर कॉमन रेशियो 1/5 अपॉन 1, 1/5 आ रहा है, की पार a इंटू आर की पार n-1, n-1। तो क्या आया? 1/5 की पार n-1 आया। और अब मेरे को ये बताओ, हर टर्म एक एपी का पार्ट और एक जीपी के पार्ट का मल्टीप्लिकेशन था। हर टर्म एक एपी के पार्ट और जीपी के पार्ट का मल्टीप्लिकेशन था। तो nth टर्म क्या हो जाएगा? नहीं आए तो मना कर देना। 3n-2 इंटू 1/5 की पावर n-1। तो ये बताओ, ये हमें टीएन लिखना आया या नहीं आया? टीएन लिखना आएगा तभी तो मैं सवाल में आगे जाऊंगा। काफी सारी कैलकुलेशन है, और मुझे लगता है अगर आपने घर जाके प्रैक्टिस कर लिया तो ये सवाल पूरा का पूरा जो मैं 15 मिनट में सॉल्व करूंगा वो आप सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं।
आया? पक्का आया? सबको आया? चलो, हाँ भाई, मैं एक बार सम को लिख रहा हूं। सम इक्वल्स टू 1 प्लस 4/5 प्लस 7/5 स्क्वायर प्लस 10/5 क्यूब। और आप लोगों ने nth टर्म लिख दिया। क्या लिखा बच्चा nth टर्म? 3n-2 अपॉन 5 की पावर n-1 लिख दिया। स्टेप नंबर 2 कंप्लीट। स्टेप 3 क्या कह रहा था कि भाई आप लोग जीपी का कॉमन रेशियो से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो, इसलिए जरूरत पड़ती है जीपी अलग से लिखने की। तो बताओ, इस जीपी का कॉमन रेशियो कितना है? 1/5। तो दोनों तरफ 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बताओ बेटा, जब ये s को 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? s/5। हाँ भाई, जब आपने इसको 1/5 से मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म भी 1/5 से मल्टीप्लाई होगी, ये टर्म भी 1/5 से मल्टीप्लाई होगी, हर टर्म 1/5 से मल्टीप्लाई होगी। तो कोई मुझे बताएगा, जब ये टर्म 1/5 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा? 1/5। उसे यहां ना लिख के इसके नीचे लिखना है, शिफ्टिंग 1/5। जब आप इसे 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 4/5 स्क्वायर। जब आप इसे 1/5 से मल्टीप्लाई जब आप इसे 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 7/5 क्यूब। और जब आप इसे 1/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? क्या आएगा? 3n-2 अपॉन 5 की पावर n। और समझ में आ गया होगा, जब तुमने इसको 1/5 से मल्टीप्लाई किया तो पता लगा 5 की पावर n। और पता है, जब इसको 1/5 से मल्टीप्लाई किया तो टर्म शिफ्ट होके तो आ रही थी, एक एक टर्म। आया या नहीं आया? आ गया। ये सारा फॉर्मेट हर सवाल में सेम रहेगा। पहला सवाल सॉल्व कर रहे हैं, टफ लग सकता है, बट इसके बाद तो मजाक लगेगा। ठीक है, एक बार इसमें बता रहा हूं, फिर अगले में हर बार वही चलेगा, और आप ही बताना, खुद बताना। ठीक है, एक बार कर देता हूं, फिर एक्सप्लेन करता हूं। इसके बाद क्या करने को बोला था? सबट्रैक्ट। जब मैं इसमें से ये सबट्रैक्ट करूंगा, s माइनस s/5, 4s/5 सबट्रैक्ट जब करूंगा तो इसके नीचे तो 1 आएगा। जब सबट्रैक्ट करूंगा 4/5 माइनस 1/5, 3/5। जब सबट्रैक्ट करूंगा 7/5 स्क्वायर माइनस 4/5 स्क्वायर, पता लग रहा है 3/5 स्क्वायर आ रहा होगा, है ना भाई? जब इन दोनों को सबट्रैक्ट करूंगा, दिख रहा है 10/5 क्यूब। एक बार देखो, 10/5 क्यूब माइनस 7/5 क्यूब, दिख रहा होगा 3/5 क्यूब। काफी है, बस ऐसे ही करना है। और ये गलती मत करना, जब आपने सबट्रैक्ट किया है तो यहां कुछ नहीं है, यहां है सबट्रैक्ट किया है तो माइनस। बताना, सबट्रैक्ट किया है तो माइनस में आएगा या नहीं आएगा? आई थिंक सबको समझ में आ गया। बिल्कुल होगा, आ गया। इसमें से ये सबट्रैक्ट 0 तो 1, ये सबट्रैक्ट, यहां पर 0 में से ये सबट्रैक्ट करेंगे तो ये। ठीक है, अब एक बात बताता हूं, पहली बार बता रहा हूं और हर सवाल में होता रहेगा। आप मुझे बताओ, ध्यान से बताना, यहां से यहां तक कितनी टर्म्स थी? एन ही तो थी, एन टर्म्स ही तो लिखी थी भाई मैंने। ये nth टर्म ही तो थी। दोबारा देखो, यहां से यहां तक कुल कितनी टर्म्स थी? n। पता है, एक एक्स्ट्रा और आ गई, कितनी हो गई? n+1। तो यानी इस सवाल में क्या, हर सवाल में
इस स्टेज पर आकर कितनी टर्म्स हुआ करेंगी? n+1 टर्म्स हुआ करेंगे। अब एक बात ध्यान रखना, इस सवाल में क्या, हर सवाल में यहां आकर n+1 टर्म्स हुआ करेंगे, जिसमें इन विच जो लास्ट टर्म हुआ करेगी ना, लास्ट टर्म won't be a part of an AP और GP। जो लास्ट टर्म हुआ करेगी वो AP GP किसी का पार्ट नहीं हुआ करेगी, दिखाता हूं। और जो फर्स्ट टर्म हुआ करेगी, फर्स्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी द पार्ट ऑफ AP और GP। सीखिए, पहली बार सिखाया है तो सीखना चाहिए। मैंने क्या बोला है, जब हमने सब्ट्रैक्ट किया, ध्यान से देखना, ये कितनी टर्म्स थी? n। ये कितनी टर्म्स थी? n। मैंने बोला कि जैसे ही मैंने सब्ट्रैक्ट किया, मेरे पास हमेशा n+1 टर्म्स आते हैं AGP में। आपको पता लगा या नहीं? पता लग गया होगा शायद। यहां से यहां तक काउंट करने पर आप ही ने बोला n टर्म्स है, तो एक टर्म आपको उधर एक्स्ट्रा और दिख रही है, दैट इज n+1 टर्म। मैंने बोला कि जो लास्ट टर्म है सब्ट्रैक्ट करने पर, ये वाली, ये कभी भी किसी AP या GP का पार्ट नहीं हुआ करेगी। वाई? क्यों? इसलिए आप ही देखो, हर टर्म के साथ प्लस है, एक एकमात्र टर्म ऐसी है जिसके साथ माइनस है, मतलब दिस इज ऑड आउट ऑफ ऑल, मतलब ये सबसे अलग है। तो ये लास्ट टर्म तो किसी का पार्ट नहीं हुआ करेगी। मैंने बोला कि फर्स्ट टर्म जो है, फर्स्ट टर्म जो है, जैसे AP GP मैंने लिख दिया है, पर एक बार बता देता हूं, हमेशा यहां पे GP ही बना करेगी। मैंने बोला है कि भाई जो आपका फर्स्ट टर्म है, क्या है? 1। ये 1 कभी GP का पार्ट हो भी सकता है, ये 1 कभी GP का पार्ट नहीं भी हो सकता है। ये आपको हमेशा चेक करना पड़ेगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। 3/5 T2/T1 करके देखो, T2/T1, T2/T1 बचा 3/5, वेरी गुड। T3/T2 करके देखो, रुक गया मैं आराम से, 1/5। T4/T3 करके देखो, 1/5। तो इसका मतलब समझ में आया कि ये GP है, और GP कहां से स्टार्ट हो रही है? यहां से स्टार्ट हो रही है। एक बार अगले पेज पे दोबारा लिख के दिखाता हूं और फिर एक्सप्लेन करता हूं। सुनिए, लेफ्ट साइड में 4s/5 कॉपी कर रहा हूं अगले पेज पर। राइट साइड में पहली टर्म 1 थी, दिखा देता हूं बस एक बार। राइट साइड में पहली टर्म 1 थी, 3/5, 3/5 स्क्वायर, 3/5 क्यूब। ऐसे चलता चला गया, और लास्ट टर्म माइनस में थी, क्या थी? 3n-2/5 की पावर n। मैंने कहा था कि ये टोटल कितनी टर्म्स हैं? n+1, समझाया था। उन n+1 में ये लास्ट टर्म तो कभी भी किसी का पार्ट नहीं होगी। फर्स्ट टर्म GP का पार्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, वो आपने करके देखा। T2/T1 3/5, ठीक है। T3/T2 1/5, T4/T3 1/5। इसका मतलब GP starts from here and GP ends where? GP ends here। तो GP में कितनी टर्म्स हुई? n-1। क्या बच्चा आप सबको समझ में आ गया कि GP में n-1 टर्म्स कैसे हुई? कुल टर्म्स कितनी थी?
n+1, जिसमें लास्ट टर्म तो कभी जीपी का पार्ट होगी ही नहीं, पहली टर्म हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, चेक कर ली नहीं है, तो दो टर्म जीपी का पार्ट नहीं है। अब बेटा खुद बताओ, ये जो 4s/5 है ये कॉपी, ये 1 कॉपी जो किसी का पार्ट ही नहीं था, और जो लास्ट में पड़ा है क्या, -3n-2 अपॉन 5 की पावर n, ये भी किसी का पार्ट नहीं था, तो ये भी कॉपी। और बेटा इन सबको कॉपी करना है या ये तो बताओ क्या लिखा हुआ है, बोलो ना क्या लिखा हुआ है, ये तो एक जीपी का सम लिखा हुआ है, जीपी का सम लिखा हुआ है, जीपी का सम लिखा हुआ है, तो लिखते हैं जीपी का सम क्या होता है, ए फर्स्ट टर्म, तो बताओ फर्स्ट टर्म कितने हैं, 3/5 इंटू 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो, पहले भी देखा था अब भी देखा कि कॉमन रेशियो 1/5 है, नंबर ऑफ टर्म्स, और जीपी में कितनी टर्म्स हैं, n-1, ये गलती मत कर देना, अपॉन 1 माइनस आर, आर कितना था 1/5, बस अब तो हल्की फुल्की सी कैलकुलेशन आप भी करोगे मैं भी करूंगा, ठीक है। हाँ, 4s/5 इक्वल टू 1 माइनस 3n-2 अपॉन 5 की पावर n, ये कॉपी, अब देखना ये 1 माइनस 1/5 क्या हुआ, 4/5, पता है वो 4/5 और ऊपर 3/5, 5 और 5 कैंसिल, क्या बचा 3/4, और उस 3/4 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना हो, करो, पहली टर्म 3/4, अगली टर्म 3/4 इंटू 5 की पावर n-1, आया, जिस फॉर्म में आंसर होगा मैं उस फॉर्म में आंसर छोड़ूंगा, ये कॉपी 4/5, 5 कैंसिल, 3/4 मल्टीप्लाई, और ये तो आपकी 5वीं क्लास की मैथमेटिक्स बोलती है कि सिमिलर टर्म्स को कलेक्ट करो, इसको कलेक्ट करो और बच्चा किसे कलेक्ट करो, और इसे कलेक्ट करो, कर दें, 1 + 3/4 इज 7/4, 1 + 3/4 इज क्या 7/4, समझ में आया। और बताओगे, अच्छे से बताओ, जब आप इन दोनों को कलेक्ट करोगे तो मुझे लगता है कुछ कॉमन आया, क्या कॉमन आया, माइनस कॉमन आया, दिख रहा है, माइनस कॉमन आया, जब आपने इन दोनों को कलेक्ट किया दिख रहा है माइनस कॉमन आया, बिल्कुल दिख रहा है, और एलसीएम भी ले लें, क्या एलसीएम ले लें, 4 इंटू 5 की पावर n, थोड़ा टाइम लगेगा अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो, देखो एलसीएम लिया तो यहां 4 और यहां से 5 की पावर n, अब एलसीएम लेना तो आता है ना बच्चा, बताओ जब एलसीएम 4 इंटू 5 की पावर n है तो किसकी कमी है, 4 की, 4 मल्टीप्लाई कर दें ऊपर, क्या आया 12n-8, बेटा आपने एलसीएम क्या लिया 4 इंटू 5 की पावर n, किसकी कमी है 5 की, तो कर दें एक 5 से मल्टीप्लाई, क्या आएगा प्लस में 50, गलती मत कर देना, माइनस तो कॉमन ले चुके हो, एलसीएम तो ले ही सकते हो ना यार भाई लोग, आप खुद से लीजिएगा, 7/4 माइनस 7/4 माइनस, चेक करिएगा 12n+7 अपॉन 4 इंटू 5 की पावर n, और ये किसका आंसर है, ये किसका आंसर है 4s/5 का, हमें तो किसका आंसर निकालना था, s का, कैसे निकालें बच्चा s का, इस समझ में आ गया होगा, इस 4/5 को उधर ले जाए, कैसे बन के जाएगा 5/4, कैसे बन के जाएगा 5/4, बोलो बोलो बोलो, s इक्वल टू 5/4, कितना हुआ 5/4, ऊपर 35 नीचे 60, 5/4,
n+7 5/4 और एग्जैक्ट ऑप्शन इस फॉर्म में होगा, बिल्कुल इसी फॉर्म में ऑप्शन होगा। मुझे लगता है समझ में आ गया। जल्दी से एक बार समराइज करता हूं। आइडेंटिफाई किया 1 4 7 10 13 एपी 1/5 1/5 स्क्वायर 1/5 क्यूब जीपी एजीपी है। nth टर्म लिखनी है तो 1 4 7 10 एपी की nth टर्म, 1/5 1/5 स्क्वायर 1/5 क्यूब की nth टर्म, और हर टर्म में एपी और जीपी वाला पार्ट मल्टीप्लाई हो रहा है तो एपी और जीपी वाला पार्ट मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया, लिख दिया nth टर्म। क्या था अब? जीपी के कॉमन रेशियो यानी 1/5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो और सम को रिराइट करो एक एक टर्म शिफ्ट करके। तो दिख रहा है एक टर्म शिफ्ट करके। गलती ये मत करना, और अब ये पहला सवाल है इसलिए टाइम लगा, अब से नहीं लगेगा, कि यहां से यहां तक कितनी टर्म्स थी n, तो ये n टर्म्स हैं, एक टर्म एक्स्ट्रा और आ रही है n+1, जिसमें हमेशा लास्ट टर्म जीपी का पार्ट कतई नहीं हुआ करेगी, ये सब प्लस में, वो अकेले एक माइनस में है। फर्स्ट टर्म जीपी का पार्ट हो भी सकती है, नहीं भी, ये आप पता लगा सकते हो T2/T1 T3/T2 T4/T3 करके। पता लगा कि ये जीपी का पार्ट नहीं है, तो ये हमने कॉपी कर दिया, ये हमने कॉपी कर दिया और इसमें जीपी के सम का फॉर्मूला लगा दिया। यहां तक पहुंच गए, और ये तो अब हमको आता है कि सिमिलर टर्म्स कलेक्ट 1 + 3/4 7/4। इन दोनों को खुद से करके देखना, इन दोनों को जब कलेक्ट करूंगा तो माइनस कॉमन आएगा और एलसीएम में 4 × 5 की पावर n आएगा। इसमें किसकी कमी है? 4 की, तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 × 5 की पावर n, देखो 5 की कमी है ना, 5 की पावर n, तो 5 कर दिया। लास्ट में 4s/5 का आंसर आ गया। तो पता है ना, 5/4 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो s का आंसर आ जाएगा। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। और एग्जाम में जेई मेंस और जेई एडवांस में सिर्फ 2 से 3% चांस होते हैं कि वो हमसे एजीपी में n टर्म्स का सम निकलवाए। क्या निकलवाता है वो हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे, बट कहीं लिखा हुआ नहीं है कि वो ये नहीं पूछेगा, वो ये बिल्कुल पूछ सकता है। और प्रैक्टिस करोगे ना घर जाके, 2 मिनट से ज्यादा इस सवाल को सॉल्व करने में आपको बिल्कुल नहीं लगेंगे। नेक्स्ट क्लास में इतना लंबा सवाल एक और कराऊंगा, और फिर वो सवाल कराऊंगा जिनके चांसेस ज्यादा होते हैं पूछने के, जेईई मेंस और एडवांस में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और मैंने आज की क्लास में क्या कवर किया है, एचपी एंड एजीपी। थैंक्स अ लॉट। घर पे रहिए, सेफ रहिए, मास्क लगाइए, दिन भर पानी पीते रहिए। ठीक है ना भाई? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, थैंक्स अ लॉट, ध्यान रखिए अपना, और नेक्स्ट क्लास में आने से पहले प्लीज रिवाइज जरूर करिएगा। थैंक्स अ लॉट।